हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल। ठीक, इससे पहले आप इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड कुछ ये टॉपिक है। क्लियर? उसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल था, इसका मतलब क्या था, उसमें हम लोग जो कुआं बनाते थे उसका जो वाल था वो इनफाइनाइट पोटेंशियल का था, लेकिन आज इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट लगा हुआ है। जिसका मतलब आज जो हम लोग कुआं बनाएंगे, जो वेल बनाएंगे, उसका जो वाल होगा वो एक फाइनाइट पोटेंशियल का होगा। बस यही अंतर है दोनों में। इनफाइनाइट मतलब जो पोटेंशियल जो वाल का पोटेंशियल था वो क्या था, पिछले केस में इनफाइनाइट था, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें फाइनाइट है। इसका मतलब जो वाल होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, फाइनाइट होगा। इज इट क्लियर? तो कुछ ऐसा आपका फाइनाइट पोटेंशियल वेल होगा। ठीक, मान ले रहा है एक्स एक्सिस के साथ इसका वेरिएशन दिखाए हैं फाइनाइट पोटेंशियल वेल का। ये वी एक्स माने हैं वाई एक्सिस पे, और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है। इतना चीज क्लियर? ये क्या आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या ओरिजिन है, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए तक माने हैं कि इस वेल की क्या है, चौड़ाई है। जो कुआं हम लोग बना रहे हैं उसका चौड़ाई क्या है, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए तक है। इतना चीज क्लियर? अब देखिए, इससे पिछले केस में भी जब हम लोग इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ रहे थे तो उसमें भी कुछ फिगर ऐसा ही बनाए थे, लेकिन वहां पे ये जो हाइट था बैरियर का दोनों साइड वो क्या था, इनफाइनाइट था। लेकिन यहाँ पे अब जो हाइट है वो क्या है, एक फाइनाइट हाइट है, और उसको हम लोग मान लिए हैं कि वो वी नॉट के बराबर है। और पार्टिकल को क्या किया गया है, इस बॉक्स के अंदर रख दिया गया है। अब पार्टिकल देखिए जब इस बॉक्स के अंदर रहेगा तो यहाँ पे फ्रीली मूव करेगा, इस वजह से बॉक्स के अंदर मतलब एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए तक इसका पोटेंशियल पार्टिकल का क्या होगा, 0 होगा। ओके, और फिर क्या होगा, वाल से टकराएगा तो पार्टिकल अब इधर भी निकल सकता है, इधर भी निकल सकता है, क्योंकि इधर जो पोटेंशियल है दोनों साइड वो क्या हो चुका है, फाइनाइट हो चुका है। पिछले केस में इनफाइनाइट पोटेंशियल था तो आपको बताया गया था कि जब भी इनफाइनाइट होता है तो वहाँ साइन टेंस टू 0 होता है, मतलब पार्टिकल नहीं पाया जा सकता। साइन टेंस टू 0 मतलब क्या, साइन स्टार साइन 0, और यही क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल था। तो अगर v इक्वल टू इनफाइनाइट था तो उस रीजन में क्या होता है, साइन 0 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 0 होता है। लेकिन यहाँ v का जो वैल्यू है वो फाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या है, आज जो हम लोग का केस है इसमें इस बॉक्स के दोनों तरफ पार्टिकल के पाए जाने की संभावना है। क्यों है? क्योंकि इस बॉक्स के दोनों तरफ जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, इधर और इधर पोटेंशियल का एक फाइनाइट वैल्यू है। अब तक क्या था, इनफाइनाइट वैल्यू था। तो एक्सेप्टेबल कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन में हम लोग पढ़े थे कि जब भी इनफाइनाइट होगा तो साइन टेंस टू 0 होगा, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल 0 होगा। मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल वाले रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना नहीं होगी। मतलब v इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब अब तक जो वाल था वो रिजिड था, अब तक जो वाल था वो क्या था, रिजिड था। लेकिन अब जो वाल है हम लोग का वो रिजिड नहीं है, वो वाल परफेक्टली रिजिड वाल नहीं है। अब क्या हो सकता है, पार्टिकल इसको इधर उधर क्रॉस करके निकल सकता है। क्यों? क्योंकि अब जो पोटेंशियल है वो फाइनाइट हो चुका है। मतलब अब जो चूहा इस रूम में बंद है वो चूहा इधर भी निकल सकता है, इधर भी निकल सकता है। मतलब अभी तक जो हम लोग सीमेंटेड वाल बनाए थे, अब वो सीमेंटेड ना होके किसी दूसरे मटेरियल का वाल बनाए हैं जिसको चूहा काट के निकल सकता है। ऐसे समझिए, चूहा माने थे हम लोग जब बॉक्स पढ़ रहे थे, जब 1D बॉक्स पढ़ रहे थे तो चूहे को एज ए फ्री पार्टिकल कंसीडर कर रहे थे, तो वहीं से रिलेट करिए। तब क्या था, चूहे को कहे थे रूम में बंद किए हैं, रूम क्या है आपका, सीमेंटेड है, तो चूहा काट के बाहर निकलेगा नहीं। लेकिन अब जो बॉक्स हम लोग लिए हैं, अब जो रूम है वो किसी दूसरे मटेरियल का रूम है, मतलब सीमेंटेड नहीं है, तो चूहा क्या कर सकता है, उस रूम को काट कर निकल सकता है। मतलब वाल अब रिजिड नहीं रह गई है। इतना चीज क्लियर? फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब क्लियर? फाइनाइट रहेगा तो बॉक्स के दोनों तरफ बाहर भी पार्टिकल पाए जा सकते हैं, और बॉक्स के अंदर तो पार्टिकल रहेगा ही रहेगा। इनफाइनाइट रहेगा तो क्या होगा, बॉक्स के बाहर पार्टिकल नहीं पाए जाएंगे, बस बॉक्स के अंदर ही पार्टिकल पाए जाएंगे। क्लियर? अब कहाँ से स्टार्ट होता है इस चीज को देख लेते हैं, और फिर मतलब एग्जाम में कहाँ से लिखना है इसको देखा जाएगा, और फिर इसको आगे बढ़ा जाएगा इस पर। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, नाम से क्लियर हो गया ना। पोटेंशियल वेल मतलब पोटेंशियल का एक कुआं बनाएंगे जो स्क्वायर शेप का रहेगा और फाइनाइट स्क्वायर। ठीक, देखिए क्या है, कुछ स्क्वायर शेप का है, फाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल इसको हम कर देंगे। क्लियर? क्या चीज क्लियर है? अब देखिए, द फाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल इज एन एक्सटेंशन ऑफ
इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ये क्या है? इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का एक एक्सटेंशन है इन विच, जिसमें अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू अ बॉक्स, जिसमें पार्टिकल क्या रहता है? एक बॉक्स में कन्फाइंड रहता है। पोटेंशियल वेल मतलब क्या? बॉक्स ही तो हम लोग वहाँ कंसीडर किए थे, तो वही बॉक्स फिर यहाँ पे, वहाँ पे बॉक्स का जो वाल था वो इनफाइनाइट पोटेंशियल लगता था, यहाँ पे जो बॉक्स का वाल है वो फाइनाइट पोटेंशियल लग रहा है। इज इट क्लियर? मतलब अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल होता था, देखिए यह फिजिकल टू क्या होता है? माइनस डेल वी बाई डेल आर होता है। यह फिजिकल टू क्या होता है? माइनस डेल वी बाई डेल आर होता है। तो पिछले केस में भी इनफाइनाइट था, तो इसका मतलब क्या था? यफ इनफाइनाइट था, तभी तो भी यहाँ से इनफाइनाइट निकलेगा। अब इस केस में भी फाइनाइट है, इसका मतलब यफ भी क्या है? फाइनाइट वैल्यू। मतलब जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल था उसमें जो वाल था उसको तोड़ने के लिए इनफाइनाइट फोर्स चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, इस केस में अगर आप देख रहे होंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो वाल है उसको तोड़ने के लिए एक फाइनाइट फोर्स चाहिए, क्योंकि यफ जब फाइनाइट होगा तभी भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। यहाँ से इंटीग्रेट जब करेंगे तो भी इक्वल टू क्या होगा? माइनस यफ, और ऐसे कर सकते हैं डी आर या डेल आर ही लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो उसके यफ का वैल्यू जब इनफाइनाइट होगा तो भी इनफाइनाइट होगा, और यफ का वैल्यू जब फाइनाइट होगा तो भी फाइनाइट होगा। तो पिछले केस में यफ भी इनफाइनाइट था, इसका मतलब जो फोर्स था वो वाल को तोड़ने के लिए वो इनफाइनाइट था, इस वजह से वाल नहीं टूट पा रहा था, लेकिन इस वजह से वाल रिजिड था। लेकिन आज के केस में ये भी क्या है? फाइनाइट है। इसका मतलब क्या है? यफ जो होगा फाइनाइट होगा। तो मतलब एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ फोर्स की जरूरत होगी इसको तोड़ के बाहर निकलने के लिए, तो आसानी से तोड़ के बाहर निकला जा सकता है। इज इट क्लियर? तो वही चीज़ है। ओके, रिजिड मतलब क्या? कि जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट, और कहाँ से है? क्योंकि उसको तोड़ने के लिए जो फोर्स है वो इनफाइनाइट फोर्स है। ये क्लियर? आज सब कुछ फाइनाइट है, तो फाइनाइट प्रोबेबिलिटी भी होगी पाने की इधर इधर, मतलब एक डेफिनेट प्रोबेबिलिटी भी होगी, वहाँ वास्तव में पार्टिकल बाहर भी मिलेगा, ठीक। देखिए कन्फाइंड टू अ बॉक्स बट वन विच हैज फाइनाइट पोटेंशियल वाल, लेकिन इसका जो वाल होगा वो क्या होगा? फाइनाइट पोटेंशियल वाल होगा। ये जो वाल है इसकी दोनों तरफ की, ये क्या होगा? कुआं। कुआं क्या रहेगा? वाल रहेगा साइड साइड से, तो ये क्या रहेगा? आपका फाइनाइट पोटेंशियल वाल होगा इसका, ठीक। अब देखिए फिर क्या लिखा गया है? अनलाइक द इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल के विपरीत देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स। इसके विपरीत इसमें क्या था? इनफाइनाइट पोटेंशियल में क्या था? बाहर पार्टिकल नहीं मिलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बाहर भी पार्टिकल मिलेंगे। वही लिखा गया अनलाइक मतलब उसके उल्टा। अगर यहाँ भी नहीं मिलते तो क्या लिखते हैं हम? लाइक द इनफाइनाइट पोटेंशियल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक। अगर वहाँ मिलता तो लाइक लिखते, लेकिन क्या है? पार्टिकल यहाँ मिल रहा है, वहाँ नहीं मिल रहा था, इस वजह से अनलाइक वर्ड यूज किए, ये तो आप जानते ही हैं। तो अनलाइक द इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, मतलब पोटेंशियल वेल के विपरीत उसके उल्टा यहाँ पर बॉक्स के बाहर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना है। इज इट क्लियर? अब देखिए फिर क्या लिखेंगे? कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग एलॉन्ग x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। अब मान लेना जो ये पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m है। ये क्या कर रहा है? एक बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, जिसका डायमेंशन क्या है? जो x एक्सिस के लॉन्ग है और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक है। द वॉल ऑफ द बॉक्स आर नॉट रिजिड, हेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पोटेंशियल वेल ऑफ फाइनाइट डेप्थ, ठीक। चूंकि ये वॉल रिजिड नहीं है, इस वजह से इसको पोटेंशियल वेल ऑफ फाइनाइट डेप्थ, देखिए वी नॉट क्या है? इसका डेप्थ है, जो उसका ऊंचाई है क्या है? वी नॉट है। ये जो ऊंचाई है, ये बैरियर का ये ऊंचाई है जो इधर ये इस वाल का, वो क्या है? एक फाइनाइट है। पिछले केस में क्या था? जब इनफाइनाइट था तो इनफाइनाइट था। इज इट क्लियर? द पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स इज 0। बॉक्स के अंदर पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, इस पर किसी तरीके का फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब किसी तरीके का फोर्स नहीं लगेगा मतलब एफ का वैल्यू 0 होगा, तो भी का वैल्यू 0 होगा। जब एफ का वैल्यू फाइनाइट होगा तो भी का वैल्यू फाइनाइट होगा। जब एफ का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो भी का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इस चीज़ को। क्लियर है चीज़? तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या लिखें? द पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स इज 0 बट आउटसाइड द बॉक्स इज फाइनाइट से वी नॉट। मान ले रहे हैं इनसाइड क्या है? 0 है, लेकिन आउटसाइड जो है वो क्या है? वी नॉट है। इतना चीज़ क्लियर? जो आउटसाइड है उसको वी नॉट अपने मन से मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी वैल्यू देके न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कल न्यूमेरिकल दिए थे, आप किए होंगे, पता चल गया होगा कैसा न्यूमेरिकल आता है। द पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स 0 बट आउटसाइड द बॉक्स इज फाइनाइट से वी नॉट एंड लेट ई वी द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। और मान ले रहे हैं कि जो पार्टिकल का एनर्जी है वो क्या? ई है, ठीक। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? बॉक्स के अंदर मतलब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, एंड फ्रॉम x लेस देन मतलब इधर नेगेटिव x एक्सिस में
और इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो जिसका वैल्यू x से बड़ा होगा उस केस में पोटेंशियल का वैल्यू कितना v नॉट है। मतलब x जब लेस देन 0 है तब v नॉट है और x जब ग्रेटर देन a है तब v नॉट है। तो वही केस लिखे हैं, x इज 0 से छोटा x को लिखे हैं, मतलब x इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव, और x इज ग्रेटर देन a मतलब ये वाला रीजन। ठीक, और ये कुछ ऐसा पोटेंशियल है। क्लियर है चीज, कुछ ऐसा क्या है इधर पोटेंशियल है। ये क्या आपका रीजन फर्स्ट है, ये क्या आपका रीजन सेकेंड है, एंड दिस इज व्हाट रीजन थर्ड। ये क्या है रीजन फर्स्ट, रीजन सेकेंड एंड रीजन थर्ड है। ठीक, तो इसको चलिए मैं इस तीनों रीजन के फॉर्म में ही लिख देता हूँ, क्योंकि 3 रीजन बना दिया हूँ ना, तो तीनों रीजन के फॉर्म में इसको लिख देता हूँ, क्योंकि अभी पीछे से रिलेट करेंगे। एक केस आप पीछे जो पढ़े हैं उसी से रिलेट करके बताना, इस वजह से इसको रिलेट कर देना ऐसा। ठीक, रीजन फर्स्ट में क्या होगा पोटेंशियल, वी नॉट होगा। इस केस में जो x का वैल्यू है वो 0 से छोटा होगा। रीजन 2 में पोटेंशियल क्या है, 0 है। इस केस में जो x का वैल्यू है वो क्या है, a से छोटा है और 0 से बड़ा है। और रीजन थर्ड में क्या है, पोटेंशियल फिर वी नॉट है, और इस केस में x का वैल्यू क्या है, a से बड़ा है। ठीक, ये क्या हो गया आपका रीजन फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका रीजन सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया आपका रीजन थर्ड हो गया। क्लियर, तीनों अलग अलग रीजन में हम क्या किए हैं, ये वैल्यू लिख दिए हैं। इतना चीज क्लियर, ये चीज क्लियर। तीनों अलग अलग रीजन में क्या किए, वैल्यू रख दिए हैं। रीजन देखिए, जब छोटा रहेगा तो यहाँ v इक्वल टू वी नॉट, जब क्या रहेगा इसके बीच रहेगा तो v इक्वल टू 0, और जब इसके इधर रहेगा तो v इक्वल टू वी नॉट। ओके, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ एक्स एक्सिस इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। और जो पोटेंशियल में वेरिएशन है एक्स एक्सिस के साथ, उसको इस फिगर में दिखाया गया। मेरे पास नीचे जगह नहीं था, इस वजह से मैं ऊपर यहाँ बगल में बनाया हूँ, आप इसके नीचे फिगर बनाएगा। ठीक, ये देखिए वेरिएशन आप समझ गए होंगे। पोटेंशियल को वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस को दिखाया गया, मतलब एक्स एक्सिस के लांग ये क्या हम वेरिएशन ले रहे हैं, जो बॉक्स है उसको एक्स एक्सिस के लांग मान रहे हैं, और एक बाउंड्री क्या लिए हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे लिए हैं, और एक बाउंड्री एक्स इक्वल टू a पे लिए हैं। इस बाउंड्री के इधर पोटेंशियल क्या है, इधर पूरा क्या है वी नॉट है, और पूरा इधर क्या है वी नॉट है, और इन दोनों बाउंड्री के अंदर पोटेंशियल क्या है 0 है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे हम लोग अपने स्टडी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो वाल है फाइनाइट पोटेंशियल का है। ठीक, तो इसका मतलब 2 केस यहाँ पे हो सकता है। एक केस क्या हो सकता है, जो पार्टिकल का एनर्जी है वो वी नॉट से ज़्यादा हो सकता है, और पार्टिकल का एनर्जी जो है वो वी नॉट से कम हो सकता है। ठीक, क्योंकि ये क्या है आपका फाइनाइट पोटेंशियल है, तो फाइनाइट वैल्यू है, तो इस फाइनाइट वैल्यू से ज़्यादा इस पार्टिकल का एनर्जी हो सकता है। ठीक, तो 2 केस हो सकता है, इज ग्रेटर देन वी नॉट और इज लेस देन वी नॉट। ठीक, तो इन 2 केसों को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। एक बार कौन सा केस डिस्कस करना है, जब पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा वी नॉट से ज़्यादा होगा, तब देखना है कि तीनों रीजन में वेव फंक्शन क्या होंगे। और दूसरा केस क्या, जब पार्टिकल का एनर्जी क्या हो वी नॉट से छोटा हो, तब देखना है। ठीक, और अगर आप मेरा इनफाइनाइट पोटेंशियल वाला जो लेक्चर था उसको देखे होंगे, तो वहाँ पे हम लोग इससे अलग कुछ डिस्कशन करते थे। उसमें बस इसी रीजन में हम लोग पार्टिकल के पाए जाने की संभावना की तलाश करते थे, बाहरी रीजन में नहीं करते थे। और वहाँ पे ये जो केस था ऐसा केस नहीं था। क्यों ऐसा केस नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो v का वैल्यू था इनफाइनाइट था, तो उस केस में जो पार्टिकल कुएं में था वो इसको कुएं को जम करके बाहर नहीं निकल सकता था। तो इस वजह से उस केस में हम लोग बस इसी रीजन में बात करते थे। लेकिन आज पार्टिकल के पास फाइनाइट पोटेंशियल वेल होने की वजह से, मतलब पार्टिकल को फाइनाइट पोटेंशियल वेल में होने की वजह से इसके पास इतना एनर्जी हो सकती है कि ये जम करके इस कुएं से बाहर निकल जाए। ठीक, तो 2 केस हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, एक इज ग्रेटर देन वी नॉट एंड सेकेंड इज लेस देन वी नॉट। क्लियर, इज ग्रेटर देन वी नॉट जो होगा वो कुछ वैसे ही होगा जैसे हम लोग स्टेप पोटेंशियल बैरियर और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में पढ़े हैं। बाकी इसकी चर्चा हम लोग को करना है डिटेल में। क्लियर है चीज। इनफाइनाइट में क्या पढ़ते थे, बस इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल को पढ़ते थे, क्योंकि ये जो वाल था इनफाइनाइट एनर्जी इनफाइनाइट पोटेंशियल का था, तो पार्टिकल के पास इनफाइनाइट एनर्जी नहीं हो सकता कि वो जम करके बाहर निकले। लेकिन आज के इस केस में ये जो बैरियर, ये जो वाल है, ये क्या बैरियर नहीं, जो वाल हम कह सकते हैं इसको। ठीक, वाल जो है ये क्या है आपका फाइनाइट पोटेंशियल हाइट का है, तो इस वजह से आज पार्टिकल के पास इतना एनर्जी हो सकता है कि वो जम करके बाहर निकल जाए। ठीक, तो जब जम करके बाहर निकलेगा तो इस रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना पाई जाएगी। तो 3 रीजन हम लोग बनाएं। अब इन तीनों रीजन में 2 केस हम लोग डिस्कस करेंगे, इज ग्रेटर देन वी नॉट और इज लेस देन वी नॉट। ओके, चलिए अब आगे लिखेंगे तब बताएंगे।
ओके स्टूडेंट, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हम लोग इसको मान लिए जो दिखाएं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं हियर टू केसेस आर अराइजेस, केस फर्स्ट व्हेन ई इज ग्रेटर देन वी नॉट एंड केस टू व्हेन ई इज लेस देन वी नॉट, ठीक। तो देखिए जो पहला केस होगा वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन वी नॉट कंसिडर कर रहा है और उसको क्या कहेंगे, अनबाउंडेड स्टेट, क्योंकि इसमें पार्टिकल क्या होगा, फ्री होगा मूव करने के लिए, क्योंकि उसका एनर्जी क्या है, इस पोटेंशियल के हाइट से क्या है, ग्रेटर है। तो इस टाइम पे इज ग्रेटर देन वी नॉट है और इस टाइम पे क्या है, पार्टिकल अनबाउंडेड रहेगा, वो स्वतंत्र रूप से मूव कर सकता है। लेकिन यही अगर इसका एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर से कम होता तो पार्टिकल इसमें रहता तो इन दोनों बाउंड्रियों के बीच सीमित रहता, बाउंडेड रहता, तो उसको बाउंडेड स्टेट कहा जाता है। इज इट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, एज वी डिड फॉर द स्टेप एंड रेक्टेंगुलर बैरियर पोटेंशियल वी कैन वेरीफाई दैट वी गेट अ फाइनाइट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड द सोल्यूशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू आउटलाइन, जस्ट फॉलो द प्रोसीजर and the solution is straightforward to obtain, just follow the procedure outlined in the previous cases, ठीक। देखिए ये आपको मन करेगा तो कर लीजिएगा, अदरवाइज ये दो बार आप कर चुके हैं, एक बार स्टेप पोटेंशियल और एक बार रेक्टेंगुलर बैरियर केस में। स्टेप पोटेंशियल में दो रीजन था तो वो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वाला केस जो है एकदम सेम वही केस है, जैसे इज ग्रेटर देन वी नॉट जो माने थे, सेम वही केस आपको यहाँ पे करना है। इज इट क्लियर। तो वही लिखे हैं कि जो हम लोग रेक्टेंगुलर और बैरियर और स्टेप बैरियर पोटेंशियल केस में कर चुके हैं, ठीक। तो वही प्रोसीजर अपना के इसको कर सकते हैं जो स्टेप और बैरियर पोटेंशियल में अपनाए थे, ठीक। इसी केस को स्कैटरिंग केस भी कहते हैं, क्योंकि पार्टिकल आराम से स्कैटर होता हुआ जाता है, यहाँ से बॉक्स से स्कैटर होकर आराम से क्या होगा, जाएगा। क्लियर है चीज। तो कर लेंगे, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर वाला जैसे लिखवाए थे उसी को उठा के लिख लीजिएगा, ठीक। दोबारा यहाँ ऑनलाइन कराने का कोई मतलब नहीं है, आप रेक्टेंगुलर पोटेंशियल के तीनों रीजन का वेब उठाइएगा, ला के छाप दीजिएगा। इज इट क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल में बस इसमें वी नॉट होता था, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल केस में क्या होता था, यहाँ पे ऐसे वी नॉट होता था और इधर क्या होता था, ये सब होता था। लेकिन एनर्जी क्या थी हम लोग की, हमेशा जो थी, सॉरी एनर्जी जो थी एक केस में वो क्या थी, इज ग्रेटर देन वी नॉट थी। यही वाला केस आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। यही वाला केस क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। इज ग्रेटर देन वी नॉट वाला केस जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में लिखे थे वह लिखना है। तो एग्जाम में आप वो केस लिखिएगा, काफी में लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में आप लिख चुके हैं, ओके। द वेव फंक्शन हैज ऑक्सिलेटिंग पैटर्न इन ऑल थ्री रीजन एज सोन इन फिगर। अब देखिए रीजन 3 में ये क्या होगा, हम लोग का इंसिडेंट वेव है यहाँ तक, इसका वैल्यू क्या होगा, ए ई के पावर आई अल्फा एक्स होगा। ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव होगा, इसका जो वेवलेंथ होगा क्या होगा, बी ई के पावर माइनस आई अल्फा एक्स होगा, ठीक। देखिए थोड़ा सा इसको और बड़ा करके बनाएगा ताकि इसका वेवलेंथ बड़ा रहे, तो ये लगे कि इसका एनर्जी जो क्या है कम है, क्योंकि पार्टिकल क्या होंगे, कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ ट्रांसमिट होंगे। तो इस केस में क्या होगा, जब पार्टिकल का संख्या घटेगा तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो एनर्जी घटेगा मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा। क्लियर, ये चीज़ सब अच्छे से बता चुके हैं स्टेप पोटेंशियल वगैरह में, ओके। अब फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका रीजन सेकेंड है, कि इसमें रे क्या होगा, ये ट्रांसमिट हो गई है इसमें, और फिर क्या हो रही है, फिर यहाँ से रीजन 3 में ट्रांसमिट हो गई है, और यहाँ से क्या है, कुछ रे क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है इस बाउंड्री से, उसी चीज़ को मैं ऐसे बना दिया, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग निकाल चुके हैं, क्या होगा, सी ई के पावर आई बीटा एक्स होगा। ये सब हम लोग निकाल चुके हैं, कैसे निकाला था सब बता चुके हैं। और इसका वैल्यू क्या होगा, डी ई के पावर माइनस आई बीटा एक्स होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, एफ ई के पावर आई अल्फा एक्स होगा। याद करिए आप, रेक्टेंगुलर बैरियर पोटेंशियल का केस जिसमें इज ग्रेटर देन वी नॉट था, वही वाला केस ये एक तरीके से है, क्योंकि इस बैरियर, उसमें भी क्या था, एक बैरियर था, और उस बैरियर से जब ज़्यादा हम लोग का हो रहा था एनर्जी पार्टिकल का, तो कुछ ऐसा पैटर्न मिल रहा था, और उसमें कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल मॉड साइन एक्स स्क्वायर, वो सेम वैसा ही इसमें मिलेगा जैसा कि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के केस में मिला था। और वो कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, जीरो होगा नहीं, तो कुछ ऐसा हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल कुछ ऐसा मिलेगा। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हाइट कम कर देंगे, और फिर क्या होगा, इसमें ऐसा एक कांस्टेंट ये हम लोग को मिलेगा, ठीक। ये चीज़ भी
कल दोबारा आपको मैं समझा चुका हूँ, इस वजह से इससे भी आप फैमिलियर हैं। इसमें इन दोनों वेव की वजह से ऐसा प्रोबेबिलिटी मिलेगा, इसमें इन दोनों वेव की वजह से कुछ ऐसा प्रोबेबिलिटी मिलेगा, और इसमें ये वेव कांस्टेंट है तो इसका बस एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जो होगा वही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल होगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, तो कुछ ऐसा क्या होगा, एक आपको कांस्टेंट ऐसा प्रोबेबिलिटी मिलेगा। क्लियर? तो ये आपको रेक्टेंगुलर बैरियर पोटेंशियल वाले से करना है। अब जो केस सेकेंड है इज लेस देन वी नॉट, उसको मैं यहाँ डिटेल में कराऊंगा, ठीक, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा नया है। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, केस सेकेंड का बात कर रहे हैं, जब इज लेस देन क्या है, वी नॉट है। ओके, तो इस रीजन में देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज, श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग इस तरह लिखे, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब रीजन फर्स्ट में क्या होगा, जो पोटेंशियल है वी नॉट के बराबर होगा, तो यहाँ पे जो वी है उसको वी नॉट कर देंगे और साइन की जगह क्या कर देंगे, साइमन साइमन कर देंगे। फिर इसको आगे, अब देखिए यहाँ से कुछ उलट दिए हैं। अब तक हम लोग इस पूरे वैल्यू को ही मानते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग उससे हट के किए हैं। यहाँ पे वी नॉट बड़ा था तो उसको पहले लिख लिया, ई नॉट को बाद में लिख लिया, माइनस साइन लगा दिए और मान लिए कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू इतना है। और अब तक हम लोग क्या करते थे, इसी वैल्यू को मान लेते थे स्क्वायर के टर्म में, और बाकी जैसे पिछले केस में हम लोग क्या माने थे, बीटा मानते थे, बीटा, और उसको आई बीटा डैश करके ऐसे कुछ दिखा देते थे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करके इस चीज़ को मैं मान लिया हूँ, ठीक। तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया हूँ, माइनस करके इस चीज़ को मान लिया हूँ। आप चाहें तो वाला मेथड भी अपना सकते हैं। यहाँ पे अल्फा मान लीजिए, ये पूरा वैल्यू अल्फा स्क्वायर, और फिर दिखा दीजिए कि जो अल्फा स्क्वायर होगा, जैसे लास्ट केस में हम नए बीटा को दिखाते थे, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं, अगर आप ये मान ले रहे हैं 2m ई माइनस वी नॉट अपान एच कैट स्क्वायर, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m ई माइनस वी नॉट अपान एच कैट स्क्वायर होगा। और देखिए जब इज लेस देन वी नॉट होगा तो ये जो ब्रैकेट वाला क्वांटिटी इमेजिनरी नंबर होगा, इसका नाम अल्फा इमेजिनरी नंबर है, तो अल्फा को आई ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट -1, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2m वी नॉट माइनस ई लिख सकते हैं, और अपान एच कैट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, -1, इसको आई लिख सकते हैं और इसको एक अनदर कांस्टेंट अल्फा डैश कर दिए, जो क्या है रियल नंबर। तो ऐसे भी लिख के आप कर सकते थे, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ माइनस कॉमन लेके कुछ इस फॉर्म में बना दिया, तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गया। क्लियर है चीज़, इक्वेशन क्या हो गया, निकल के कुछ इस फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पे क्या मान रहे हैं, लेट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, इक्वेशन 3 का सोल्यूशन, तो देखिए जब यहाँ पे माइनस आता है तो क्या होगा, एक रियल रूट देगा ये, डी इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अल्फा होगा। तो ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन मिलेगा साइन इक्वल टू ए के पावर अल्फा एक्स प्लस बी के पावर माइनस अल्फा एक्स। अगर आप ऐसे माने रहते, इस पूरे को अल्फा स्क्वायर मानते थे, यहाँ प्लस आता, तब क्या होता, ए के पावर आई अल्फा एक्स प्लस बी के पावर आई अल्फा एक्स, क्योंकि तब रूट क्या आता, प्लस माइनस आई अल्फा आता। अब इस केस में क्या पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो इस वजह से अल्फा एक्स, ठीक। जैसे मेरा कोशिश रहता है कि हर एक तरीके के, मतलब हर एक प्रोसेस को बताना आपको, ठीक। तो अभी तक कुछ वो प्रोसेस बताए थे, अब ये प्रोसेस बताए। अगर आपको लगता है कि आसान है तो यही प्रोसेस पीछे भी कर लीजिएगा, ठीक, एग्जाम में पीछे भी ये प्रोसेस कर दीजिएगा। तो इसलिए हर एक प्रोसेस बताता हूँ, ताकि अगर कोई दूसरा बुक पढ़ रहे हो तो आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर, जान के ऐसा मैं किया हूँ, ताकि ये भी आपके जानकारी में रहे कि ऐसे भी ये हो सकता है। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जब रियल रूट था तो ये रियल नंबर में ऐसे आएंगे। क्लियर? अब देखिए इन रीजन सेकेंड, और अगर ऐसे नहीं किए रहते तो वहाँ पे आई अल्फा एक्स प्लस माइनस आई अल्फा एक्स आता, अब फिर अल्फा इक्वल टू आई अल्फा लिखते तो फिर ऑलरेडी वो इसी पार्ट में इसी तरह आ जाता, बस ना, फिर इसी पार्ट में निकल के आता। क्लियर? तो अब देखिए रीजन सेकंड में टाइम इंडिपेंडेंट लगाएंगे, तो रीजन सेकंड में पोटेंशियल का एनर्जी का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे v इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रीजन सेकंड की बात करें तो sin 2 लिख देंगे, और del 2 sin 2 ओवर del x स्क्वायर प्लस 2m अपान एच कैट स्क्वायर ई sin 2 इक्वल टू 0। और फिर क्या लिखेंगे, इस पूरे वैल्यू को बीटा मान ले रहे हैं, बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर करके कुछ ऐसा बन गया। अब मान लेंगे कि जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का कुछ ऐसा, ये देखिए, ये मैं कहाँ से माना हूँ, ये जैसे हम लोग इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ते थे तो उसमें क्या किए थे, इसके सोल्यूशन को आगे सॉल्व किए थे तो कुछ ऐसा निकला था। तो मुझे इसको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल से रिलेट करना है, इस वजह से इस सोल्यूशन को इस फॉर्म में लिख दिया। अदरवाइज आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, sin 2 इक्वल टू सी ई के पावर आई बीटा एक्स प्लस डी ई के पावर आई बीटा एक्स, ठीक, माइनस आई बीटा एक्स, ऐसे लिखेंगे। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यही सोल्यूशन आएगा। ये चीज़ ऑलरेडी मैं इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में बताया था, वहाँ पे इस केस में के लिया था और यहाँ पे ए बी लिया था, और यहाँ पे आई के एक्स
और यहाँ माइनस आई के एक्स आया था, उसको सॉल्व करके ए साइन के एक्स प्लस बी साइन के एक्स करके निकाला था। ठीक, तो यहाँ पे बीटा लिए तो बीटा आ गया और ए बी यूज कर लिए तो सी डी ले लिए। इज इट क्लियर? इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। ठीक, वहाँ मैं बता चुका हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट लेक्चर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कठिनाई तो होगी समझने में। इस वजह से लेक्चर को सीरीज वाइज देखिए, ताकि क्योंकि हर एक लेक्चर में हर एक चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो कोई चीज़ें किसी लेक्चर में, कोई चीज़ें किसी लेक्चर में, जब जैसा उसका यूज रहता है वैसा बताया जाता है। क्लियर हो गया चीज़? तो ये इक्वेशन हम लोग को मिला था। अब देखिए इन रीजन थर्ड द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज, रीजन थर्ड में जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगा कुछ ऐसा होगा, क्योंकि रीजन थर्ड में फिर जब x इक्वल टू एस का वैल्यू ए से बड़ा है तो v इक्वल टू v नॉट है। सो इन दिस रीजन अगेन द इक्वेशन विल टेक्स द फॉर्म एज डेल टू साई थ्री ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा? डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट साई थ्री। अब देखिए फिर क्या होगा, ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी अगर मान चुके हैं, किसके बराबर माने हैं? अल्फा स्क्वायर के बराबर माने हैं। ठीक, इसको उलट के माने हैं, डायरेक्ट ए लाइन लिख दिया हूँ तो सेम ऐसे कुछ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? साई थ्री होगा। ठीक, यहाँ पे क्या था? साई वन था। अब रीजन थ्री में बात कर रहे हैं, साई थ्री होगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, सोल्यूशन भी ये नहीं लिखेंगे हम लोग, ए बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेव फंक्शन बदल चुका है, इस वजह से दूसरा कांस्टेंट यूज करेंगे और मैं उसके जगह एफ जी यूज कर लिया हूँ। ठीक, कुछ ऐसा मिल जाएगा जैसे यहाँ पे मिला हुआ है, क्योंकि इक्वेशन हुबहू सेम है, बस यहाँ पे साई वन है और यहाँ पे साई थ्री है। तो साई वन अगर रहता तो एग्जैक्ट यही सोल्यूशन लिखा जाता, लेकिन रीजन थ्री में जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव है वो साई थ्री है, इस वजह सोल्यूशन ऐसा लिखा गया है। क्लियर? अब देखिए फ्रॉम द एक्सेप्टेबल कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन वी नो दैट, हम लोग एक्सेप्टेबल कंडीशन में पढ़े थे कि जब x टेंड टू इन्फानाइट होना चाहिए तो साइन टेंस टू जीरो होना चाहिए। याद आ रहा है? ऐसा हम लोग पढ़े थे कि व्हेन x टेंस टू इन्फानाइट साइन टेंस टू जीरो, x टेंस टू प्लस माइनस इन्फानाइट साइन टेंस टू जीरो होना चाहिए। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट में बात किया जाए और इक्वेशन इसमें बात किया जाए नाइन्थ में, तो देखिए जब इस इक्वेशन फर्स्ट में हम x टेंस टू इन्फानाइट रख रहे हैं तो ये तो क्या हो रहा है, x टेंस टू इन्फानाइट रख रहे हैं तो ये टर्म क्या हो जा रहा है? देखिए यहाँ पे x टेंस टू इन्फानाइट जब रखेंगे तो ये वाला टर्म जो होगा क्या होगा? ये वाला पूरा टर्म ऐसे यहाँ से रुकिए, यहाँ समझाता हूँ। फ्रॉम द एक्सेप्टेबल कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन वी नो दैट साई वन साई टू मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। ठीक, फाइनाइट होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब e के पावर अल्फा एक्स में हम एक्स की जगह इन्फानाइट पुट कर रहे हैं तो ये जीरो, ये क्या हो रहा है? इन्फानाइट हो जा रहा है। क्या लिखे हैं? सिंस e के पावर अल्फा एक्स टेंस टू इन्फानाइट एज एक्स टेंड टू इन्फानाइट और e के पावर माइनस अल्फा एक्स टेंस टू इन्फानाइट एज एक्स टेंड टू माइनस इन्फानाइट। मतलब इसमें अगर x के इक्वल टू इन्फानाइट पुट करेंगे तो ये क्या होगा? पूरा वैल्यू इन्फानाइट दे देगा, e के पावर इन्फानाइट इन्फानाइट, और इसमें x इक्वल टू माइनस इन्फानाइट पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, फिर e के पावर इन्फानाइट हो जाएगा और फिर क्या होगा? इन्फानाइट देगा। तो इसका मतलब देखिए ये रीजन फर्स्ट में क्या है, जो वेव है, रीजन फर्स्ट में जो वेव हम लोग को मिला है, मतलब जो फंक्शन वेव फंक्शन मिल रहा है उसमें ये क्या है? निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा। ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा, मतलब ये क्या होगा? देखिए उल्टा बना रहे हैं, ऐसे रहेगा ना, ये हम लोग का पोटेंशियल वेव है तो ये वाला टर्म क्या है? इधर चलेगा। तो इधर चलेगा मतलब इसमें एक्स इक्वल टू माइनस इन्फानाइट होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये जब वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये एक्सेप्टेबल कंडीशन नहीं है, तो इस वैल्यू को जीरो होने के लिए इस b को जीरो करना पड़ेगा। क्लियर है चीज़? फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन बताता क्या है कि जब साइन टेंस टू इनफाइनाइट हो तो ये वैल्यू क्या? साइन टेंस टू प्लस माइनस सॉरी एक्स टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट हो तो साइन टेंस टू जीरो हो। ठीक, ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, ये रीजन फर्स्ट में है और जो रीजन फर्स्ट है वो क्या है? एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब निगेटिव सब कुछ आएगा। तब इसमें अगर हम एक्स की जगह माइनस इन्फानाइट रखेंगे तो ये देखिए माइनस इन्फानाइट रख रहे हैं तो ई के पावर माइनस इन्फानाइट क्या होता है? जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो जा रहा है। लेकिन इस टर्म की वजह से जब यहाँ माइनस इन्फानाइट रखेंगे तो ये ई के पावर इन्फानाइट हो जाएगा प्लस इन्फानाइट और इसका वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि साइन वन इन्फानाइट हो जा रहा है एक्स इक्वल टू माइनस इन्फानाइट पे। तो उसको फॉलो कराने के लिए इस b को जीरो करना पड़ेगा, और जब b जीरो हो जाएगा तो एक्सेप्टेबल कंडीशन को फॉलो करने लगेगा और चौथा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये रीजन फर्स्ट में है तो x का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव आएगा, तो x इक्वल टू माइनस इन्फानाइट रखेंगे तो e के पावर माइनस अल्फा इन्फानाइट
अल्फा का इन्फानाइट जब गुणा करेंगे, क्या इन्फानाइट में किसी चीज़ को गुणा करिए तो क्या होगा, इन्फानाइट ही आएगा। तो ई के पावर माइनस इन्फानाइट हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब sin1 x इक्वल टू माइनस इन्फानाइट पे 0 हो गया। तो यही तो एक्सेप्टेबल कंडीशन है। तो चौथा इक्वेशन क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर। अब फिर देखिए इस टर्म में अगर बात करें तो ये रीजन 3 के लिए है। रीजन 3 में x का पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो जब x का पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू इन्फानाइट पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये e के पावर अल्फा x जो होगा इन्फानाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब sin3 इन्फानाइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब प्लस इन्फानाइट पुट करेंगे तो e के पावर इन्फानाइट ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको तो x इक्वल टू प्लस या माइनस इन्फानाइट पे 0 चाहिए साइन का वैल्यू। तो यहाँ पे जब इन्फानाइट पुट करें, ये रीजन किसमें है, थर्ड में ये मिल रहा है। तो इसमें x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि x क्या है, ग्रेटर देन ए। रीजन x क्या है, x ग्रेटर देन ए है तो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा इधर। क्लियर है, ग्रेटर देन ए हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए दोनों में इन्फानाइट रखें, प्लस इन्फानाइट रीजन 3 में मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो ये इन्फानाइट रखने पे ये टर्म इन्फानाइट हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब इस टर्म के वजह से क्या हो रहा है, sin3 इन्फानाइट हो जा रहा है, जो हम लोग के एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के खिलाफ है। तो इसका मतलब अगर एफ को हम 0 कर दें तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो बस ये टर्म बचेगा। और जब ये टर्म बचेगा तो एक्स इक्वल टू इन्फानाइट रखने पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ई के पावर माइनस इन्फानाइट 0 होता है। ई के पावर माइनस अल्फा इन्फानाइट आएगा, अल्फा में इन्फानाइट का गुणा करिए तो इन्फानाइट आएगा। टी के पावर में इन्फानाइट का वैल्यू 0 होता है तो इसका मतलब sin3 0 हो जाएगा। तो अब देखिए sin1 और sin3 दोनों हम लोग के लिए एक्सेप्टेबल कंडीशन हो गए वेव फंक्शन के लिए। इज इट क्लियर, दोनों क्या हो गया, एक्सेप्टेबल कंडीशन हो गए किसके, वेव फंक्शन के लिए। ये चीज़ क्लियर है। इस वजह से इन दोनों को क्या किया गया था, किसको किसको, बी को और एफ को 0 किया गया। तो वही लिखा गया देयरफॉर बी एंड एफ मस्ट बी 0। अगर ये 0 नहीं होते तो जैसे ये वैल्यू इन्फानाइट पहुँचता, sin1 और sin3 का वैल्यू इन्फानाइट हो जाने लगता। और हम लोग को पता है कि जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का कंडीशन है, ये मैं पढ़ाया भी हूँ कि जब एक्स प्लस माइनस इन्फानाइट होना चाहिए तो साइन टेंस टू 0 होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर। तो अब यहाँ से क्या होगा, इसको ऐसे लिख दिए हैं और फिर क्या लिखे हैं, वेयर ए सी डी जी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। इसको बाउंड्री कंडीशन लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में पूछेगा तभी कैलकुलेट करिएगा। ओके, आज तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं है। क्लियर। अब देखिए यहाँ, तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग ये देख चुके थे कि जो कांस्टेंट थे ए सी डी और जी, उन कांस्टेंट को हम लोग बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कैसे सॉल्व करना है इसके पीछे मैं कई सारा केस बताया था, पोटेंशियल बैरियर, स्टेप बैरियर, तो सब में चीज़ों में इस सब चीज़ को बता चुका हूँ, ठीक। तो वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ उसको सॉल्व करने के बाद कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा और उस वैल्यू को निकालने के बाद आप रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, किसी बुक वगैरह में कैलकुलेट नहीं किया। अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जो तीनों रीजन में वेव फंक्शन मिले थे उनका कैसा ग्राफ होगा, मतलब डिफरेंट स्टेट पे। जैसे जब हम लोग एनर्जी कैलकुलेट किए थे इनफाइनाइट पोटेंशियल के केस में, तो E इक्वल टू क्या था, एच स्क्वायर एन स्क्वायर, और इधर क्या था आपका 8m स्क्वायर था, ऐसे एनर्जी मिला था। और यहाँ पे देखिए मतलब n के डिफरेंट वैल्यू पे इनका वेव फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट स्टेट पे कैसा ये वेव होगा और उसके करस्पॉन्डिंग कैसा प्रोबेबिलिटी होगा, उस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो वही लिखें कि द फर्स्ट थ्री वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स एक्सिस इज शोन इन द फिगर। ये वेव फंक्शन है, इसके नीचे लिख लीजिएगा, जगह नहीं है नहीं तो मैं लिखता, और इसके नीचे लिख दीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा वेव फंक्शन प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स एक्सिस, और इसके नीचे लिखिएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स एक्सिस। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, n के डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट स्टेट मिलेंगे। और ऑलरेडी हम लोग ये भी निकाल चुके थे कि sin1 इक्वल टू क्या, e के पावर अल्फा एक्स, sin2 इक्वल टू क्या, c sin बीटा एक्स प्लस d cos बीटा एक्स, और sin3 इक्वल टू क्या पाए थे, g e के पावर माइनस आई अल्फा एक्स, सॉरी g e के पावर माइनस अल्फा एक्स, ये हम लोग को मिला था। तब यहाँ पे मैं sin1 sin2 sin3 डिफरेंट स्टेट के लिए वेव फंक्शन यूज कर लिया हूँ। इस वजह से इस वेव फंक्शन के नीचे ऐसे रोमन लेटर यूज करते रहे हैं, जो हम लोग रीजन दिखाए थे वो वाला लेटर यूज करते रहे हैं।
आपको भी अगर कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप क्या करिए, psi1 psi2 psi3 यूज कर लीजिए। इज इट क्लियर? ये रीजन फर्स्ट की वेव है, रीजन सेकेंड की, रीजन थर्ड की। ठीक, अब देखिए ग्राउंड स्टेट पे वेव फंक्शन कैसा होगा। तो ग्राउंड स्टेट पे वेव फंक्शन कैसा होगा उस चीज़ को हम लोग को देखना है। ठीक, तो जैसे पिछले केस में हम लोग ग्राउंड स्टेट पे निकाले थे, क्या मिल रहा था? पिछले केस में आप देखे होंगे जब इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव था, चूंकि ये सब जो वेव है ना इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वेव मिलेगा, तो पूरा डिटेल में सॉल्व करना ये सब कंप्यूटर वगैरह की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो इस वजह से पूरा आगे नहीं बढ़ना। पिछले केस देखिए सॉल्व करके जब इनफाइनाइट पोटेंशियल में पढ़ते थे तो एक एग्जैक्ट वेव फंक्शन निकाले थे और वहाँ से कहे थे कि ऐसे मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे मिलेगा, और इसके बाद क्या होता था, डिसकंटिन्यूटी शुरू हो जाता था क्योंकि पोटेंशियल क्या था, इनफाइनाइट था। अगर कहीं भी आप प्लॉट कर रहे हैं ऐसे कोना आ जाता है तो उसको डिसकंटिन्यूअस हम कहते हैं। क्लियर? स्मूथली कर्व होना चाहिए अगर वेव फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखिए इतना रीजन जो है ये कब था, जब इनफाइनाइट पोटेंशियल की बात कर रहे थे और जब ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे थे, तो ऐसा हम लोग को वेव फंक्शन मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, बाउंड्री के बाहर भी ये देखिए रीजन फर्स्ट में वेव है तो x का वैल्यू बढ़ने के साथ एक्सपोनेंशियली डीके करेगा क्योंकि x का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये रीजन थर्ड का वेव है जहाँ x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डीके ये भी करेगा x के पॉजिटिव वैल्यू के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक कंटिन्यूअस वेव फंक्शन मिलेगा और ऐसे यहाँ तक बाहर तक क्या होगा, एक वेव फंक्शन हम लोग को मिलेगा। वो इस बाउंड्री पर कंटिन्यूअस नहीं होगा जैसा कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव के केस में हो रहा था। और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव के केस में ये बस इसी वजह से हो रहा था क्योंकि बाहर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना नहीं थी, तो वहाँ वेव फंक्शन जीरो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बाहर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना है, तो इस वजह से क्या होगा, तीनों रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना है, तो इस वजह से यहाँ भी कुछ साई का वैल्यू मिलेगा। तो साई का कुछ ग्राफ ऐसे आएगा और एक ग्राफ क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डीके ग्राफ होगा। ये रीजन फर्स्ट के लिए इधर के लिए है, तो इस रीजन में क्या होगा, ये एक्स का वैल्यू निगेटिव आएगा तो एक्स के निगेटिव वैल्यू के साथ ये वैल्यू क्या होगा, जीरो की तरफ बढ़ेगा, मतलब एक्सपोनेंशियली डीके करेगा। एंड दिस इज फॉर रीजन थर्ड एंड रीजन थर्ड x टेक पॉजिटिव वैल्यू, दैट्स व्हाई ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट psi3 टेंडिंग टू जीरो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन मिलेगा। ठीक, तो इस वजह से दोनों रीजन में एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन बनाए हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना, जो एग्जामिनर एग्जाम में चेक करते हैं, अगर ये ग्राफ आप यहाँ से थोड़ा सा बिगाड़ रहा हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट वाले ले लीजिए ग्राफ का, ओके ले लिए होंगे। ये ग्राफ अगर आप इस तरह लाके, मैं ऐसे लाया हूँ ग्राफ, ऐसे लाया हूँ, अगर आप ग्राफ लाते हैं ऐसे और ऐसे लाके ऐसे कर देंगे, कहीं पे अगर कोना निकला, स्मूथली ग्राफ नहीं रहा, कहीं पर भी अगर कोना निकला तो आपका ग्राफ गलत माना जाएगा। दिस इज द, ये आप ऐसे कर सकते हैं कि ये एक तरीके से डिसकंटिन्यूटी पे इंडिकेट कर रहा है, मतलब उस पॉइंट पर psi3 का वैल्यू क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी मतलब उस टाइम पे साई का वैल्यू क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कहीं कोना बना देते हैं वो डिसकंटिन्यूटी दिखाएगा। और हम लोग पढ़े क्या थे कि द वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो ये कंटिन्यूअस यहाँ नहीं शो करेगा, ये डिसकंटिन्यूटी का सिंबल हो गया। इस वजह से कहीं पे ऐसे बना रहा हूँ ऐसे जाइए, ऐसे बना रहा हूँ ऐसे जाइए, कहीं पे ऐसा कोशिश ना करिए कि ऐसा कोना हो या ऐसा कोना हो। जैसे ही कोना होगा ये तुरंत आपका वेव फंक्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, जब ये बनाए थे हम लोग तो यहाँ पे आके ऐसे कोना बन जा रहा, मतलब वेव फंक्शन यहाँ से डिसकंटिन्यूअस हो गया, अब इधर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना नहीं है। इज इट क्लियर? अब देखिए जब दूसरे स्टेट की हम लोग बात किए थे तो क्या किए थे, दूसरे स्टेट में ऐसे वेव बनाए थे, एक क्या हो रहा था, बीच में कट कर रहा था, याद आ रहा है? अगर देखे होंगे डेफिनेटली याद आ रहा होगा, ऐसे था। और यहाँ से फिर क्या था, जो ग्राफ था डिसकंटिन्यूअस हो गया था, ऐसे कोना बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, बिकॉज इन रीजन फर्स्ट एंड 3 देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विच इज क्लियर फ्रॉम psi1 एंड psi3। और कैसा प्रोबेबिलिटी है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो वेव फंक्शन है वो क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, ये कुछ आपका एक्सपोनेंशियली डीके होगा, ये एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। क्लियर? वेव क्या होगा, कुछ ऐसा चलेगा और इधर भी कुछ ऐसा वेव चलेगा। क्लियर है चीज? क्लियर? अब देखिए फिर क्या होगा, जब psi3 मतलब इसको जीरो नहीं करना, ऐसा स्मूथ कर्व एकदम बनाना है, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे कोना वगैरह नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो अगर कोई कायदे का एग्जामिनर कॉपी चेक कर दिया तो फिर पूरा काट के जीरो कर देगा। और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी केस आ गया आप फिगर ज़रूर बनाइएगा। फिगर मतलब ग्राफ, ये जो बनवा रहे हैं और ये हर एक केस में बनवाए हैं, और ये ग्राफ ही आपको नंबर दिलवाएगा, इस वजह से आप ग्राफ जरूर बनाइएगा। क्लियर? अब देखिए
फिर इसके आगे जब हम लोग बात किए थे तो क्या हुआ था, तीसरे स्टेट पे कुछ ऐसे वेव फंक्शन मिल रहे थे हम लोग को, याद आ रहा है। अब यहाँ पे दो ऐसा पॉइंट मिल रहा था जिसमें साई का वैल्यू क्या था, 0 था। तब इस पे क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में 2 पॉइंट देखिए ऐसा मिल रहा हम लोग को, लेकिन इधर एग्जैक्ट यहाँ डिसकंटिन्यूस ना होके एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन मिलेगा, क्योंकि रीजन फर्स्ट में भी पार्टिकल पाए जाने संभावना है, रीजन सेकेंड में भी है और रीजन थर्ड में भी है। इस वजह से तीनों रीजन में एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वेव फंक्शन हम लोग को कुछ ऐसे मिलेंगे। ठीक, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी मतलब समझ में आ गया। कहीं अगर कोना निकला तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होते मानी जाएगी और वहाँ पे मतलब डिसकंटिन्यूस होगा फंक्शन, और डिसकंटिन्यूस वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ये मैं एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के कंडीशन में पढ़ाया था कि जो वेव फंक्शन है वो एवरीवेयर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लियर। तो इस वजह से कोनी कोना निकालने की कोशिश मत करिएगा, स्मूथली कर्व को ऐसे चलाइएगा, ऐसे देखिए चला है ना, स्मूथली एकदम ऐसे चलाइएगा एक्सपोनेंशियली डिकेइंग के फॉर्म में, और नीचे जब आएगा तो ऐसे स्मूथली इसको चलाइएगा। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए डिफरेंट स्टेट पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा पार्टिकल का, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए पहले तो यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है, हम लोग साई 1 साई 2 साई 3 लिए थे तो यहाँ से कन्फ्यूजन जरूर होता आपके दिमाग में, आता करिए ये तो ऐसा साई 1 है, साई 2 ऐसा, साई 3 फिर ऐसा हो गया, ये क्या हो गया, साई 1 साई 2 साई 3 की वैल्यू है, ये तो ग्राफ से ये मैथमेटिकल वैल्यू मैच ही नहीं कर रहा है। तो इस वजह से उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे रोमन लेटर यूज़ कर दिया कि तीनों रीजन में वेव फंक्शन है, जब उनका फर्स्ट स्टेट मिलाया जाएगा तो तीनों को मिला के ऐसा वेव मिलेगा, इसको साई 1 कर दिए। सेकंड स्टेट पे जब एन का वैल्यू 2 वगैरह होगा तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन मिलेगा तीनों मिला के वो ऐसा मिलेगा, और फिर जब थर्ड स्टेट आएगा इन तीनों मतलब रीजन थर्ड सेकेंड और फर्स्ट में मिला के जब वैल्यू एन का 3 होगा तो उस पर कुछ ऐसा आपको वेव मिलेगा। क्लियर। यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, शुरू में थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आपको समझना है, एग्जाम में ऐसा कुछ करके लिखिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, एग्जामिनर को भी कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, बुक में जितना बुक है सब में साई 1 साई 2 साई 3 दिया है, उसी को देखी देखा हमारा भी थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ओके। अब देखिए यहाँ पे फिर अब हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उलट के स्क्वायर कर देंगे। तो ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका स्क्वायर, तो कुछ सेम ऐसे उठा के फोटोकॉपी कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा साइड क्या होगा, मार्ट साई का स्क्वायर कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगा, ये डबल वैल्यू आएगा ना तो थोड़ा सा बड़ा आ सकता है। क्लियर है। या ये तो इसके साई 1 के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कैसा वैल्यू आएगा। जैसे देखिए ये साई 1 क्या है, इसको जब करेंगे तो क्या होगा, इसमें कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये डबल होके आ जाएगा। ऐसे जब इसको करेंगे तो ये वेव फंक्शन पे डिपेंड करता है। वैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ए स्टार ई के पावर साइन आई स्टार इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगा, तो वो साइन आई स्टार साइन आई, सॉरी ये 1 है ना, मैं आई कर रहा हूँ, साई 1 स्टार साई 1, तो क्या हो जाएगा अल्फा एक्स, और फिर क्या हो जाएगा इंटू ए ई के पावर अल्फा एक्स, तो ए स्टार माड ए स्क्वायर और ई के पावर 2 अल्फा एक्स। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ट्वाइस टाइम क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, और एम्पलीट्यूड भी ट्वाइस टाइम बढ़ जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना होगा, इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा इसको बड़ा, और ऊंचाई भी थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएगा। ठीक, मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है बड़ा वाला, इसी वजह से मैं हाथ से खींचता हूँ तो थोड़ा इधर उधर फिगर होता है, लेकिन जो चीज़ें एग्जैक्ट रहती है इसी वजह से आपको बता देता हूँ ताकि कॉपी में आप सही फिगर बनाएं। क्लियर। अब देखिए ये भी थोड़ा सा ऊंचा करके आप बनाइएगा। क्लियर, क्योंकि इसमें भी जब करेंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है ना, इस वेव का स्क्वायर आ रहा है, और जब निगेटिव वैल्यू होगा तो मार्ड लगाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी तो मार्ड में आता है, तो पूरा उलट के इसको भी उलट के क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसको भी बीच वाले को कहेंगे नीचे क्या कर रहे हो, और तुम्हारा स्क्वायर करके ऊपर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको भी उलट के ऊपर कर देंगे, ऐसे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकता, वेव कहाँ निगेटिव जाएगा, नीचे वाले को भी ऊपर बुला लेंगे, सब कुछ क्या हो जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए कितने बाउंडेड स्टेट होंगे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट पोटेंशियल के केस में पार्टिकल जम करके बाहर नहीं निकल सकता था, तो यन का वैल्यू क्या होता था, तमाम वैल्यू मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल वैल्यू फाइनाइट है, तो कितने स्टेट, कितने बाउंडेड स्टेट होंगे, कितने बाउंडेड स्टेट होंगे, उसके लिए आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, इनफाइनाइट केस में तमाम सारे यन के वैल्यू पे तमाम सारे बाउंडेड स्टेट थे, लेकिन यहाँ पे जो बाउंडेड स्टेट है वो डिपेंड करेगा कि जो पोटेंशियल बैरियर है उसका हाइट कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। उसको हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके
ओके स्टूडेंट, देखिए अब हम लोग देखेंगे कि कितने बाउंडेड स्टेट हो सकते हैं। जैसे इनफाइनाइट पोटेंशियल के केस में ये क्या होता था, जो वाल था इनफाइनाइट था, तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ बाउंडेड स्टेट इसमें हो सकते थे। लेकिन अब कितने बाउंडेड स्टेट होंगे, तो देखिए अगर वी नॉट का वैल्यू n=1 रखेंगे तो क्या होगा, सबसे मिनिमम एनर्जी मिलेगा, ठीक। तो वो क्या होगा, h²/8ma² के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर वी नॉट का वैल्यू इससे कम होगा, इस लेवल से कम होगा, तब भी कम से कम एक बाउंडेड स्टेट पाए जाते हैं। क्लियर, मतलब एक कम से कम ऐसा स्टेट जरूर होगा जहाँ पे पार्टिकल क्या होगा, पाया जाएगा, जहाँ पे पार्टिकल बाउंडेड रहेगा। अगर वी नॉट का वैल्यू इससे बड़ा और n=2 रखें अगर इसमें, तो ये वैल्यू आएगा। तो वी नॉट का वैल्यू अगर क्या हो, इससे बड़ा और इससे छोटा हो, तब भी कम से कम क्या होंगे, 2 बाउंडेड स्टेट होंगे। मतलब 2 इस तरीके के वेव आपको मिलेंगे और इन दोनों करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी भी मिलेगी, 2 ऐसे स्टेट मिलेंगे। क्लियर, मतलब पार्टिकल ऐसे स्टेट पे रह सकता है, ऐसे स्टेट पे रह सकता है, और ऐसा ही आगे अगर इससे ज़्यादा हो और इससे कम हो, n=3 रखने पे वैल्यू मिलेगा, तो 3 बाउंडेड स्टेट मिल सकते हैं। मतलब ऐसे 3 डिफरेंट स्टेट हो सकते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो जितना हाइट होगा उसी के हिसाब से क्या होगा, ये बाउंडेड स्टेट मिलेंगे। मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेट हैं जिसपे पार्टिकल पाए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसको आप आगे हायर क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।